हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय न्यू एजुकेशन वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाना सीखा था, उनको समझा था कि कैसे हम उनको सिंपल वे में समझ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कि इनको हम कैसे बना सकते हैं व समझ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ क्या है। देखिए सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार होने वाला, यानी ऐसा कोई कार्य जो वर्तमान में लगातार हो रहा है, जारी है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब बात आती है कि इनको हम पहचाने कैसे। तो देखिए एक छोटी सी मैंने आपको पहचान देने की कोशिश की है कि ऐसे कोई भी वाक्य, ऐसा कोई भी वाक्य जिसकी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है, वर्ब के अंत में आते हैं या पाए जाते हैं, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे सोहन खेल रहा है, मोहन पढ़ रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं आज अफर्मेटिव के लिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव। देखिए अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य, ठीक है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य से मतलब है कि ऐसा वाक्य जिसमें ना तो कोई नकारात्मक नेगेटिव भाव हो, मतलब नॉट भी नहीं होगा, ठीक है, जिसमें और ऐसा कोई भी प्रश्नवाचक शब्द भी ना हो जिसके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं, तो वो साधारण वाक्य कहलाता है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखते हैं कि हम इसको किस फॉर्मूले से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम, उसके बाद आती है वर्ब, ठीक है, वर्ब की मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में आईएनजी आएगी, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप या फिर जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो। देखिए यहाँ एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें आपको तीन हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी इज, एक आर और एक एम। तो अब पहले हम इनको समझते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं। अब देखिए आपको पता है कि सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन दो कैटेगरी ये होती हैं। हमने अपनी पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो में आपको बताया था। सिंगुलर प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, जैसे ही मानी वह और वह, शी मानी वह, ठीक है, ये दो वह होते हैं। लेकिन ही किसका यूज होता है, उसका होता है मेल के लिए, ठीक है, पुरुष वर्ग के लिए, और सी का जो यूज होता है वो होता है फीमेल यानी कि स्त्री वर्ग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ही और शी में फर्क कर सकते हैं। दोनों ही सिंगुलर होते हैं इसलिए इनके साथ इज लगती है। इट मानी यह और नेम मानी नाम। किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का अगर नाम है तो वो नाउन है, तो वो सिंगुलर मतलब एक है अगर, तो वो सिंगुलर होगा, तो उसके साथ तो हम इसका यूज करेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि अगर नाम तो है, ठीक है, तो वहां तो हम नाम लगाएंगे, मतलब किसी का राम, श्याम, मोहन। बट अगर नाम के उपलक्ष्य में अगर ही या सी है, ठीक है, मतलब वो प्रोनाउन हमें देना है, तो ही और शी देना पड़ेगा। अगर वहां लड़के का नाम होगा तो हम ही लगाएंगे, और लड़की का नाम होगा तो एज अ प्रोनाउन हम शी का यूज करेंगे। तो यानी ही, शी, इट, नेम, इन चार जो सिंगुलर प्रोनाउन है इनके लिए हम इसका यूज करते हैं। वहीं अगर हम प्लूरल प्रोनाउन की बात करें तो देखिए प्लूरल प्रोनाउन में आई आता है, वी आता है, यू, दे और वन मोर, ठीक है। आई मिस मैं, आपको यह समझना है कि आई भी आपका प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन आई के साथ केवल एम लगता है, यानी कि आई के साथ एम लगता है और एम के साथ ही मतलब आई यूज होता है। आई हमेशा इसमें अपना एक कह सकते हैं कि स्पेशल हेल्पिंग वर्ब एम के साथ यूज किया जाता है। ना तो कोई दूसरी इज और आर इसके साथ यूज होती है और ना ही एम किसी और के साथ यूज होता है। उसके बाद रह जाते हैं जो भी हमारे प्लूरल प्रोनाउन, जैसे बी मानी हम, यू मानी तुम, दे मानी बे और वन मोर। वन मोर का मतलब हुआ किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज ऐसी जो एक से अधिक है, तो वो हमारी प्लूरल हो जाती है, और वहां सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी हमें प्लूरल आर देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इज, एम और आर को समझ सकते हैं। अब इसी सब चीज के आधार पे हम सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। यहां हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने कहा बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहां सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा मतलब बच्चे, ठीक है, पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे पहचान हमने आपको बताई, रहा है, रही है, रहे हैं बन गया, लेकिन मेन क्या है, मेन वर्ब हमारी पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी वर्ब हो गई। और कहां पढ़ रहे हैं, कक्षा में, ठीक है, तो कक्षा हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। बेसिकली मे की अंग्रेजी इन होती है बट ये प्रीपोजिशन है, तो ठीक है, कक्षा यानी हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। अब इसको हम बिल्कुल सेम फॉर्मूले के अनुसार लेके चलेंगे। देखिए बच्चे हैं यानी एक से अधिक है, ठीक है, तो द
चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद इज, एम, आर। अब यहां देखो बच्चे कितने हैं भाई, एक से ज्यादा हैं तो यानी प्लूरल हो गया, वन मोर, तो आर का यूज करेंगे, आर, द चिल्ड्रन आर। उसके बाद आर ई ए डी, रीड, यानी मेन हेल्पिंग वर्ब, उसमें आईएनजी फॉर्म लगानी है, रीडिंग इन द क्लास, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार हमें देनी होती है, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब प्लस जो भी आपकी प्रीपोजिशन वो लगा दीजिए, क्योंकि हमेशा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले आती है और हमेशा प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन, उसके जस्ट बाद लास्ट में हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई चीज में है नहीं। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। देखिए निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव, अगर इसको हम सही समझे तो इसका मतलब नकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब हुआ कि ऐसे सेंटेंस जिसमें ना का भाव, नहीं का भाव हो, यानी जिनमें आपको सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम फॉर्मूला देखने की कोशिश करें तो इसी से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए यहां सबसे पहले था सब्जेक्ट, तो यहां भी रहेगा। उसके बाद इज, आर और एम, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद नॉट आता है, ठीक है। उसके बाद में आएगा मेन वर्ब प्लस का आईएनजी और प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का फुल स्टॉप। ये फॉर्मूला आप यहां देखेंगे, केवल नॉट हमने डाला है मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद, बाकी सेम ही फॉर्मूला रहता है इसका, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने कहा वह खाना नहीं बना रही है। अब यहां सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस को करने से पहले हमने आपको भी बताया कि हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मतलब निकालने आने चाहिए सेंटेंस में। तो यहां हमें पता है कि भाई सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, ठीक है। अब हमें यह भी पता करना है कि ये वह क्या है, मेल है या फीमेल है। तो भाई खाना नहीं बना रही है, उसकी आप वर्ब देखिए, रही है यानी कि लड़की है, फीमेल है, तो यहां हम लगाएंगे शी। सब्जेक्ट हमारा शी हो गया। सी के बाद क्या होगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब, शी क्या है, सिंगुलर है, तो इज लगाएंगे। इज के जस्ट बाद ही नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट। शी इज नॉट, बनाना की क्या होती है, MAKE, ठीक है। और इस लास्ट वाली ई को ही हम ING कर देते हैं। जब कभी भी किसी भी वर्ब के लास्ट में ई हो और ING आपको लगानी है तो वहां ई के बाद मतलब आई डबल नहीं करते हैं, उस ई को ही हम आई कर देंगे। मेकिंग द फूड। कुछ लोग कहते हैं कि खाना बनाने के लिए हम कुक, ठीक है, कुक लगा सकते हैं, बट मेरे मानना ये है कि कुक में पकाना होता है। अगर कहीं पे पकाना लिखा हुआ शब्द है तो आप कुक लगाइए, वरना बनाना के लिए आप मतलब बना रही है, मेक लगाइए नॉर्मल, ठीक है, ये सही होगा। इस तरीके से हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बना दिए। शी मिस वह, इज मिस है, नॉट मिस नहीं, मेकिंग मिस बना रही, द फूड मिस खाना, वह खाना नहीं बना रही है। एक सेंटेंस और लेते हैं हम नॉट का। हमने लिखा मैं आज बाजार नहीं जा रहा हूं। अब यहां आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि अभी हमने आपसे कहा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, इसमें है। जैसे यहां पे मैं क्या है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारा जा रहा हूं, ठीक है, कहां जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट, ये हमारा बाजार हो गया, ठीक है। तो ये जो आज है ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा चीज है, और एक्स्ट्रा चीज हमेशा कहां लगती है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें बनाना है, फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। अब देखिए मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई। हमने कहा था कि आई हमेशा अपने साथ एम लगवाता है, मतलब कोई और दूसरी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज और आर में से नहीं यूज होती है, तो आई के साथ हम लगाएंगे एम, आई एम, उसके जस्ट बाद नॉट, आई एम नॉट, ठीक है। उसका मेन वर्ब यानी गो, और गो में हमें लगानी है ING, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। ये हमारा मेन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बन गया, बट यहां एक्स्ट्रा चीज क्या है, आज, तो ये हमें लगाना है टुडे। आज की अंग्रेजी होती है टुडे, ये हमें लास्ट में लगाना है। आई मिस मैं,
एम मिस हूं, नॉट मिस नहीं, गोइंग टू मिस जा रहा, मार्केट मिस बाजार, ठीक है, टुडे मिस आज, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव को बना सकते हैं व इनको समझ सकते हैं। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा फॉर्मूले को फॉलो कीजिए। अगर आप फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो शायद गलती होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम बात करते हैं आगे सिंगल और डबल इंटेरोगेटिव की, मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों की, कि इन सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्यों को हम कैसे करें। चलिए हम लाते हैं आपको वाक्य। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न पूछने के लिए कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनको हम WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, क्या। ये शब्द होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। इनकी सहायता से ही हम किसी से प्रश्न करते हैं या कोई हमसे प्रश्न करता है। ये जब सेंटेंस में यूज होते हैं तो ये विशेष शब्द के तौर पे यूज होते हैं और इन पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमने WH फैमिली वर्ड्स पे एक वीडियो बनाई है, उसमें सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आप देखते होंगे कि टीचर बताते हैं कि इनको दो तरीके से, सिंगल या डबल इंटेरोगेटिव, ऐसे वो बनवाते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि इसमें डिफरेंस है क्या। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक तो वो होते हैं कि जिनमें क्या शुरू में आता है, ठीक है, मतलब क्या से वो वाक्य शुरू होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे, किसने, किसको, क्या, ये बीच में आते हैं। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, देखिए दोस्तों, ऐसे वाक्य जिनमें क्या शुरू में आता है तो उन वाक्यों में हम क्या की अंग्रेजी व्हाट का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तुम गाना गा रहे हो, ठीक है, क्या तुम गाना गा रहे हो, तो यहां आप देखेंगे कि हम व्हाट, क्या की अंग्रेजी का यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाएंगे और वाक्य को हम बना देंगे। वहीं अगर किसी शब्द में, मतलब किसी सेंटेंस में बीच में कोई शब्द आ रहा है, कैसे, क्यों, कहां, तो हम क्या करते हैं, उसका क्वेश्चन वर्ड यानी QW वो शब्द लगाते हैं। जैसे कैसे की अंग्रेजी हाउ है तो हाउ में लगानी पड़ेगी, कहीं पे क्यों होगा तो उसकी अंग्रेजी हमें वाई लगानी पड़ती है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, देखिए जब कभी भी किसी सेंटेंस में क्या आता है शुरू में, यानी क्या तुम गाना गा रहे हो, तो ऐसे वाक्यों के पास दो ऑप्शन होते हैं। इनका आंसर आप हाँ और ना दोनों में दे सकते हो। जैसे कोई मुझसे पूछे क्या आप गाना गा रहे हो, तो मैं कह सकता हूँ हाँ मैं गा रहा हूँ या नहीं भी गा रहा हूँ, ठीक है। और इनमें आपको क्या होता है, वे खेत पर कैसे जा रहे हैं, तो इनमें आपको वो चीज़ का रीजन देना ही देना है, इसमें आप ना नहीं कर सकते। भाई वो पूछ रहा है कि वो वे खेत पर कैसे जा रहे हैं, तो आपको बताना है कि भाई गाड़ी से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं या किस चीज़ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो आपको रीजन देना है। तो जहां हमें रीजन देना पड़ता है वहां हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं, और जहां हमें रीजन हाँ ना दोनों में दे भी सकते हैं, हाँ में, और ना नहीं भी मना भी कर सकते हैं, तो हमें केवल सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। यही एक डिफरेंस है, इसीलिए इनको सिंगल डबल इंटेरोगेटिव में मतलब निर्धारित करने की कोशिश हम करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए सिंगल इंटेरोगेटिव जैसे लोग बताते हैं, अगर उसको हम देखें तो सबसे पहले इज़ारम लगाते हैं हम क्या के लिए और किसके, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे ये वाक्य है, क्या तुम गाना गा रहे हो, इसमें नहीं है, तो सब्जेक्ट में के बाद नॉट बता रहा है, मतलब फॉर्मूला। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वाक्य में नॉट नहीं का यूज है तो सब्जेक्ट के बाद लगा दो, और नहीं यहाँ पे देखो नहीं है तो फिर क्या करोगे, तो सीधा आपको वर्ब लगानी है। जैसे यहाँ देखो क्या है, तो क्या के लिए हम कैसे बनाएं, सबसे पहले आप देखो इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका क्या है, तुम। अब तुम क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट यू के लिए हम क्या आर का यूज करेंगे, तो यहाँ आर लगाना है हमें, आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू। सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट, नॉट तो है नहीं इसमें, नहीं है तो सीधा वर्ब पे हम जाएंगे, गा रहे हो यानी मेन वर्ब, तो SING सिंग, और ING फॉर्म इसकी लगा दो, सिंगिंग, ठीक है, द सॉन्ग। और क्वेश्चन मार्क का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया और वाक्य आपका पूरा सही है तो भी इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू या पावर होती है कि ये पूरे सेंटेंस को गलत कर देगा, अगर ये नहीं लगाया तो इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है, ठीक है। अब हम देखिए अगला देखते हैं, वाक्य सेम है ये भी, बट इसमें नॉट का यूज हमने किया है, तो हमें कैसे यूज करना है, तो यहाँ देखिए तुम मतलब यू प्लूरल है, तो यू के अनुसार हमें यहाँ पे पहले आर लगाना पड़ेगा, ठीक है, आर यू, सब्जेक्ट के बाद जस्ट हमें नॉट लगाना है, नॉट, नहीं है तो सीधा वर्ब पे चले जाएंगे, मेन वर्ब की फॉर्म ING होगी, ठीक है, सिंगिंग द सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हमें विशेष ध्यान रखना है, आर यू नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो। अब हम देखते हैं
मतलब जिसे हम डबल इंटरोगेटिव कह सकते हैं, जिसपे बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन वर्ड पे ध्यान देना और उनको शुरू में लगाना, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा कहता है कि पहले आप QW लगाएं, फिर एसआरएम लगाएं सब्जेक्ट के अनुसार, ना कि QW को देख के, भाई ये सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं, फिर वर्ब, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, हाउ। हाउ के बाद हमें देखना है सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे की अंग्रेजी होती है दे, ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। हाउ आर दे, उसका नॉट इसमें नहीं है तो सीधा वर्ब पे गो और ING फॉर्म। हाउ आर दे गोइंग ऑन, प्रीपोजिशन ऑन है तो ऑन द FIELD। आपको प्रीपोजिशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई प्रीपोजिशन के जस्ट बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है और कोई भी सब्जेक्ट अपने से पहले प्रीपोजिशन लेती है, ये एक नियम होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेम सेंटेंस यही है बट उसमें नॉट का यूज करना है हमें। तो कैसे की अंग्रेजी हमें लगानी है पहले, ठीक है। तो कैसे की वही सेम हाउ, उसके बाद सब्जेक्ट वे है, प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। हाउ आर दे, अब नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है हमें। हाउ आर दे नॉट गोइंग ऑन द फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में अवश्य लगाना है। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल या डबल इंटेरोगेटिव, जैसे भी आप कहें या बोल सकते हैं, बोले समझ सकते हैं वैसे समझे, हमने चारों को करवाया। अब हम इन चारों के लिए एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने इनको बना के देखा फॉर्मूले से, अब हम इनके एक एक दो सेंटेंस अभी यही करके देखते हैं, जिससे हमें ये आसानी या पता चल जाएगा कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए हम आपको सेंटेंस लेके आते हैं। ये सेंटेंस हम लेके आए हैं। अब यहाँ सबसे पहला सेंटेंस है, हम अपने कपड़े धो रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे इसमें ना तो कोई प्रश्नवाचक शब्द है, ना कोई नहीं का शब्द है, मतलब ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है, ठीक है, यानी अफर्मेटिव वाक्य है। तो अफर्मेटिव के लिए हमें बनाना है। अब सबसे पहले अफर्मेटिव में हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, ठीक है। वी हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा वी सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है भाई, तो प्लूरल में बी के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर, तो वी आर, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब हमारी क्या है, धो रहे हैं, यानी क्या, कपड़े धुल रहे हैं। तो भाई धोना की अंग्रेजी होती है वॉश, ठीक है, WASH, और ING फॉर्म देनी है इसकी, तो वी आर वॉशिंग, ठीक है। अब वैसे अगर यहाँ पे अपने शब्द नहीं होता तो हम क्या करते, द क्लोथ्स लगा देते, बट यहाँ पे अपने, तो अपने जो शब्द होता है उसकी अंग्रेजी हमेशा हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। कब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट से जस्ट पीछे। एक्चुअल में ये क्या होता है, ये पॉजेसिव वर्ड है, अधिकार सूचक शब्द, ठीक है, ये अधिकार को बताता है। अपने कपड़े यानी किसके, हम कह रहा है कि अपने स्वयं के कपड़े, ठीक है। तो वी आर वॉशिंग, अब वी के साथ अपने की अंग्रेजी होती है OUR, क्लोथ्स। वी आर वॉशिंग आर क्लोथ्स, ठीक है, हम अपने कपड़े धो रहे हैं या धुल रहे हैं, ठीक है। यानी हमें पता लग गया अपने क्या है, पॉजेसिव वर्ड्स है और हमेशा ये सब्जेक्ट के अनुसार ही लगता है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, रिया घर साफ नहीं कर रही है। यहां हमें नहीं से पता लग गया कि ये एक हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसमें नहीं आ गया, तो इसको हमें नेगेटिव वाले फॉर्मूले से बनाना है। देखिए सबसे पहले हमें रिया, तो रिया की अंग्रेजी हमने यहाँ लगा दी, ठीक है, सब्जेक्ट रिया है। अब रिया हमने अभी आपसे कहा कि नेम किसी का, अगर लड़की का है तो भी वो सिंगुलर है, या लड़के का है तो भी वो सिंगुलर है, ठीक है। नाम है, एक नाउन है, तो हमें नाउन ही रखना है। तो रिया के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, और फॉर्मूले में था कि इज के जस्ट बाद ही हमें, मतलब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें नॉट लगानी है, तो रिया इज नॉट, ठीक है। अब साफ करना, ये हमारी वर्ब है पूरी, ठीक है। हर जगह करना की अंग्रेजी डू अलग नहीं लगती है, कुछ जगह जैसे साफ करना, मदद करना, ये एक ही शब्द होते हैं, तो इनको हमें हेल्पिंग वर्ब साफ करना के होते, क्लीन, CLEAN, और ING लगा देनी है। रिया इज नॉट क्लीनिंग, ठीक है, द होम या फिर हाउस, दोनों ही स्पेलिंग घर की होती है, ठीक है, आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सोहन पत्र नहीं लिख रहा है। अब यहां आपको ध्यान देना है, देखिए पहली बात तो नहीं, ये भी है, और इसमें क्या शब्द भी है, लेकिन शुरू में है, तो ये हमारा कौन सा हुआ, मतलब इसके दोनों ऑप्शन ओपन है, हाँ और ना में हम दोनों आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा सिंगल इंटरोगेटिव है। तो यहाँ हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, हम यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बनाएंगे। तो वही सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोहन, ठीक है, तो सोहन हमारा क्या है, सिंगुलर किसी का नाम है, तो उसके अनुसार हमें यहाँ पे इज लगानी है, इज सोहन। उसके बाद फॉर्मूला कहता है कि हमें जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो हमने नॉट लगा दी, ठीक है,
उसके बाद वर्ब क्या है, लिख रहा, तो WRITE। अभी हमने बताया किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ई है और आपको ING लगानी पड़े तो इस ई को ही आप ING कर दीजिए, कभी भी ई और आई दो एक साथ नहीं लगती है, ठीक है। तो इज सोहन नॉट राइटिंग, ठीक है, द लेटर, और क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखिए, लेटर भी यहां मतलब दा भी लग सकता है और ए भी लग सकता है, कुछ लोग कहते हैं राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो यहां पे हमने इज सोहन नॉट राइटिंग द लेटर बना दिया। अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो इसमें भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड है बीच में। जब बीच में है तो हमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी देनी पड़ेगी। क्यों, मैं गाड़ी क्यों नहीं चला रहा हूं, तो क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, तो वाई हमने यूज किया। उसके बाद हमें सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट हमारा मैं है जो प्लूरल है, तो मैं के साथ हमेशा हमने बताया आई लगती है, तो हमें आई लगानी है, सॉरी एम लगानी है, ठीक है। तो यानी कि YAM। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट आती है तो नॉट लगा दिया, क्योंकि नॉट यहाँ है, तो YAM नॉट। उसका चला रहा, चला रहा की अंग्रेजी होती है DRIVE। अब देखो यहाँ भी ई है, तो भाई इस ई को ही या तो आप आई कर दिए या ई को हटा के ING लगा दीजिए। YAM नॉट ड्राइविंग द कार, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना है। अब सोचो यहाँ पे अगर मैं रख देता मैं अपनी गाड़ी क्यों नहीं चला रहा हूं, तो भाई अपनी से क्या पता लगा कि मैं अपनी गाड़ी का अधिकार बता रहा हूं, यानी पोजेसिव वर्ड आ गया, मैं अधिकार दिखा रहा हूं कि वो गाड़ी मेरी है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, माई कार लगा देते, क्योंकि आई के अनुसार अंग्रेजी माई होती है। तो इस तरीके से पोजेसिव वर्ड्स को हम यूज करते हैं और सारे सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, और हमने आपको एक छोटी सी कोशिश की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझाने की। यदि आपको ये सेंटेंस समझ में आए हो, मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमेशा प्यार ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।